गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो बिहार बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रिसोर्स का आपको डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है गाइस, ये डिफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये डिफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझिएगा इस डिफिनेशन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है इस डिफिनेशन में, देखिए, कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करती है, ठीक है, और साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि तकनीकी रूप से हमारी उस तक पहुँच भी होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और साथ ही से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और हमारे क्या होना चाहिए, हमारे समाज के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पेट्रोल पाई जाती है, ठीक है, लेकिन वहाँ से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ जाता है, जिस कारण से उस पैसे से हम बाहर से पेट्रोल आराम से मंगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे बड़े लार्ज स्केल पर। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ वहाँ पर, मैं बाहर से मंगाना पसंद करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर खर्च ज़्यादा पड़ जाएगी ना। यही चीज़ आपको एनसीईआरटी यहाँ पर समझाना चाह रहा है, ठीक ना, कि आपको क्या है कि ऐसा ना हो कि रिसोर्स है बट उसको निकालने में $100 मिलियन से ज़्यादा खर्च हो जाए। तो भैया वो रिसोर्स होना ना होना बेकार है। आप उसको रिसोर्स से अगर किसी प्रकार का गुड्स बनाओगे, मान लीजिए कोई वस्तु बनाओगे, मार्केट में बेचोगे, तो लोग उसका पहुँच नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो महंगा होगा। समझ के बात को। चलिए, यहाँ पर आपको एक टर्म दिया गया है, ह्यूमन बीइंग का रिलेशन कैसा होता है। देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी से किस प्रकार का रिलेशन होता है ये समझिए। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कोई भी फिजिकल एनवायरनमेंट में, कोई नेचर में क्या प्रकार का कोई रिसोर्स है, ठीक है, उसने ह्यूमन ने क्या किया, वहाँ से उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, किसके सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से। इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, वहाँ पर इस रिसोर्स को डेवलप करते हैं और इसे क्या करते हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी कराते हैं, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। बस यहीं पर यहाँ पर समझाया गया। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये समझाना जा रहा है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस यही चीज़ जो मैंने आपको समझाया है, वही यहाँ पर यह डिफिनेशन आपको एनसीईआरटी समझाने जा रहा है, ठीक है ना, कि ह्यूमन बींग का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। किससे रिलेशनशिप होता है, तीनों से। फिजिकल एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज पाई जाती है उससे, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन बनाकर क्या करते हैं, हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिसोर्स को। चलिए आगे आइए। देखिए, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाह रहा है, ये चीज़ सभी लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। आज भी आप जाओगे तो लोग रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा पूरे तरीके से इस्तेमाल करें, इसको समझिए। अब बता रहा है कि देखिए, हम जैसा सोचते हैं ना कि नेचर ने क्या किया है, हमें रिसोर्सेज क्या कर दिया, फ्री में गिफ्ट कर दिया है, अब इसका एक्सट्रैक्ट हम कितना भी करें, कितना भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर एनसीईआरटी आपको समझा रहा है कि ये जो रिसोर्सेज है ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, रिन्यूएबल को भी एक दिन समाप्त होना है, बट यह है ना, रिन्यूएबल को समाप्त होने में काफ़ी हज़ारों करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे मैं एक स्टडी बता दूँ, नासा जानते हो ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था और बताया था कि जो चांद होती है ना, चांद मतलब हर 10 से 15 सालों पर चांद क्या होता है ना, 4 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है। अब ऐसे ही दूर जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि चांद और पृथ्वी का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत साल बाद होगा, 5 बिलियन 10 बिलियन साल बाद होगा, लेकिन होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं बताना, चलो चलिए वहाँ पर मत, यहाँ टॉपिक को चेंज कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया जा रहा है, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले, अब ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, बायोटिक्स, और दूसरा होता है अबायोटिक्स। यानी कि बायोटिक कुछ नहीं है, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वही चीज़ है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग, बायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग। यानी कि बायोटिक में कौन सा हो जाएगा, फॉरेस्ट, ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है, ये क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। अबायोटिक में क्या हो जाएगा गाइज, तो जैसे आप जानते हो क्या हो जाएगा, वाटर, एग्जाम्पल है, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। सेकेंड पर आते हैं, देखिए, ठीक है, अब बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पहला रिन्यूएबल और दूसरा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए रिन्यूएबल क्या होता है, जो रिसोर्सेज हमें दोबारा प्राप्त हो जाती हैं बहुत ही जल्दी, मतलब रेगुलर प्राप्त होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल में होता है सोलर, यानी कि जो सूर्य से, सूरज होते हैं ना, सनलाइट होती है, उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। ये सोलर एनर्जी क्या है, आज सूरज निकली तो ऐसा थोड़ी ये कल नहीं निकलेगी, रेगुलर निकलेगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमें आज मिल रही है लेकिन कल ना मिले। इसका एग्जाम्पल होता है पेट्रोल। आज पेट्रोल मिल रही है, ऐसा हो सकता है कि कल हमें पेट्रोल अवेलेबिलिटी ना हो। ठीक है। तीसरा होता है ऑनरशिप पर। देखिए पहला क्या होता है इंडिविजुअल, यानी कि मान लीजिए कि ऐसे इंडिविजुअल है जिसके पास रिसोर्स का बहुत बड़े स्तर पर क्या है अपना हक है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकता हूँ गवर्नमेंट। बहुत से रिसोर्सेज आज भी ऐसे भारत में है जिस पर केवल और केवल अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का है। इंडिविजुअल गवर्नमेंट उसका अधिकार। ऐसे बहुत सारे राजतंत्र कंट्री में जाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप नॉर्थ कोरिया ले लो। नॉर्थ कोरिया में अगर मान लीजिए जितना भी आप रिसोर्सेज है कोई भी चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल वहाँ पर किसका अधिकार है, जो वहाँ पर किम जोंग उंग है जो भी है उनका केवल अधिकार है। सेकंड टॉपिक आते हैं कम्युनिटी बेसिस पर। अब देखिए जो समुदाय होता है उनका भी, कई प्रकार के समुदाय होते हैं उनका भी रिसोर्स पर अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल कहीं ऐसे उड़ीसा में आप गाँव देखोगे जहाँ पर जब फॉरेस्ट होता है ना, इस फॉरेस्ट को संभालने का काम कौन करते हैं, कम्युनिटी करते हैं। ठीक है। जितने भी कम्युनिटी होते हैं ना वहाँ पर ये फॉरेस्ट को वही लोग संभालते हैं, मतलब पूरे कम्युनिटी जो होते हैं, समाज होते हैं, वो फॉरेस्ट को देख रेख करना, यूज़ करना, संभालना, वो सब काम वही करते हैं। ठीक है। तीसरा आता है नेशनल। नेशनल में क्या हो जाएगा बापू, जितने भी आप भारत, जैसे ये जो भी आप भारत देख रहे हो, मैं एग्जाम्पल आपको मैप में दिखाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ आइएगा, इस ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। देखिए मैं आपको मैप में अच्छे से दिखा लेता हूँ, आपको इससे समझ में अच्छे से आएगा। चलिए गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखिए इसके अंडर में जो भी आप चीज़ देख रहे हैं ना, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। देखिए अब ये जो भी आप चीज़ देख रहे हो यहाँ पर है ना, जो भी भारत का मैप है, यहाँ से आप जो भी देख रहे हो, जो भी है यहाँ पर, वो जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर आता है। और साथ ही साथ भारत का जो ये बॉर्डर है ना, कोस्टल एरिया पर, जो कोस्टल एरिया में बॉर्डर आप देखते हो, यहाँ से भारत का 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक भारत क्या कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, वो अपनी जगह है। तो ये जितने चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, देश का अपना रिसोर्सेज है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। मान लीजिए पैसिफिक ओशन में कोई चीज़ मिला, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये पैसिफिक ओशन है, चाहे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का एग्जांपल लेता हूँ, बीच में कोई कंट्री, यहाँ पर किसी का कंट्री का अधिकार नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज़ मिलता है मान लीजिए एग्जांपल में, तो ये रिसोर्स इंटरनेशनल कहलाएगी। यहाँ पर किसी भी एक देश का यहाँ पर क्या है, अपना वर्चस्व यानी कि अपना अधिकार नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि देखिए पहला क्या कर रहा है, पोटेंशियल। मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में सरकार को जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। तो ये लिथियम का जो भंडार मिला है ये क्या पोटेंशियल है, यानी कि इतना कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारत के पास इतना पोटेंशियल है, यानी कि जम्मू कश्मीर इतना पोटेंशियल है कि वो इतना लिथियम का भंडार रखता है। ठीक है। अब डेवलप्ड स्टॉक क्या होता है, यानी कि उस लिथियम भंडार को वहाँ से हम निकालने के लिए कुछ डेवलप्ड स्टॉक बनाते हैं, मतलब किस प्रकार का काम करते हैं गवर्नमेंट। और रिजर्व क्या होता है, उसके बाद हम निकालने का उसको रिजर्व कर लेते हैं। बस इतना ईजी चैप्टर था, इतना ईजी टॉपिक था, ये समझिए। रिसोर्सेज हमने इसको दो भागों में बांटा, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन। ठीक है। नेचुरल में क्या होता है, पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया है, वही एनसीईआरटी यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा है। देखिए रिन्यूएबल में क्या होता है बाबू, ऐसा चीज़ होता है जो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। माने कि विंड, विंड क्या है, इसका इस्तेमाल हम रेगुलर तौर पे कर सकते हैं, विंड एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एयर होता है उसमें हम सांस वगैरह जो भी लेते हैं वो सब किस में आ जाएगा, विंड में आ जाएगा। दूसरा होता है वाटर, वाटर को हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, और भी इंडस्ट्री लेवल पर इस वाटर का इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में वाटर का इस्तेमाल होता है। ये सब क्या है, रिन्यूएबल, यानी कि हमें बाद में प्राप्त हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि वो बाद में एक समय में ऐसा आएगा जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मतलब माना जाता है एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया था पेट्रोल, समझ गए, पेट्रोल का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। देखिए नॉन रिन्यूएबल में भी दो प्रकार के रिसोर्स आते हैं, एक होता है रिसाइकेबल, दूसरा होता है रिसाइकल होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन रिसाइकल, यानी कि जो रिसाइकल नहीं हो सकता। अब इसको समझिएगा गौर से। एग्जाम्पल रिसाइकल में मैं क्या लूँगा, एग्जाम्पल गोल्ड। मान लीजिए, सॉरी गाइस,
मान लीजिए मेरे पास गोल्ड की रिंग है, ठीक है, अंगूठी हाथ में पहनने वाली है नहीं वाकई में, लेकिन मान लेते हैं है। इस गोल्ड रिंग को मैं चाहूँ तो रिसाइकल करके क्या कर सकता हूँ, चैन में तब्दील कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो सकता है, समझ गए गाइस। लेकिन नॉन रिसाइकल में क्या होता है, इससे फॉसिल फ्यूल यहाँ पर देना है ना, एग्जाम्पल खुद एनसीईआरटी दे रहा है, फॉसिल जस्ट एग्जाम्पल मैंने दे रहा डीजल पेट्रोल ये सब नॉन रिसाइकल, यानी कि इसका रिसाइकल हो सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, तेल खर्चा हो गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि धुआं में से पकड़ के दोबारा तेल बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है आपको, रिन्यूएबल में भी बताया था मैंने, यहाँ पर होता है बायोलॉजिकल, यानी कि जो बायो से जुड़ा होता है ना, बायोलॉजी सिस्टम से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए यहाँ पर आता है ह्यूमन से, तो मैंने भी जस्ट आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हो जाएगा, ये तो मैंने आपको लोग बता दिया था कि इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, मानो क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स को डेवलप करते हैं, उसे किसी रूप में प्रदान करते हैं, मतलब रूप बनाते हैं उसका, तब जाके वो मार्केट में अवेलेबल होता है, सभी तक पहुँच होता है। चलिए आगे आइए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए देखिए, अभी जस्ट मैंने आप लोग को इस चीज़ का बताया था, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी रिसोर्स है वो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, तो केवल हमें ये नहीं सोचना है कि नेचर से हमें मिला है तो यही इतना बात सत्य है, नहीं, इसके पीछे भी कुछ सत्य है। जैसे ह्यूमन बींग इसका इस्तेमाल कैसे करता है उस पर देखा जाता है, ठीक ना। आज क्या होता है, ह्यूमन बींग इसका ग्रीड के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो एनसीईआरटी बता रहा है, यानी कि लालच के तौर पर। हम नीड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें बल्कि ग्रीड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, एग्जाम्पल 10 रुपीज़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिसोर्स से इस्तेमाल एग्जाम्पल नहीं बट मैं समझाने के लिए। इस 10 रुपये का मैं रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करूँ, डेली में 1 रुपया इस्तेमाल करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 दिन में ये 10 रुपया समाप्त हो जाएगा, समझ गए बात को, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे नीड के तौर पर इस्तेमाल करूँ, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है एग्जाम्पल, लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़े तो ही मैं इसका इस्तेमाल करूँ, ऐसे में किसी सामान्य तौर पर इसका खर्च ना करूँ, तो ये समाप्त होने में 10 दिन के बजाय 20 डेज या 30 दिन भी लग सकता है। तो ये दिन बढ़ गया, बात को समझ गए। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहा है, हम इसको ग्रीड के तौर पर इस्तेमाल करें, लालच के तौर पर इस्तेमाल ना करें। कई प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। कई बार जैसे आप किसान को देख लो, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, अभी जैसे जो बिजली होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पर क्या मिलती है गाइस, इलेक्ट्रिसिटी पर उसको सब्सिडी मिलती है। तो किसान क्या करते हैं, किसी भी मोटर को चलाकर छोड़ देते हैं, जिस कारण से वाटर जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नीति आयोग ने बताया है कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2030 तक वाटर ख़त्म हो जाएगा, समझ के बात को। तो ये क्या है, वाटर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से वाटर की अवेलेबिलिटी एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये टॉपिक और ये टॉपिक मैं दोनों को ऐड करके पढ़ाऊंगा, इसको आप लोग समझिएगा गौर से, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कई बार होता है ना कि जो रिसोर्सेज होता है उसका बेहतर तरीके से क्या होता है, बंटवारा नहीं हो पाता, लोगों तक पहुँच नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जहाँ पर रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर रिसोर्स है ही नहीं। मैं इसका भी एग्जाम्पल लूँगा वाटर से। अब आप देखोगे एक तरफ अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, तो वाटर कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आज भी कई प्रकार के गरीब लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप बेंगलुरु में चले जाओगे तो आज भी वाटर जो होती है ना उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है बेंगलुरु में। जाना कर्नाटका में जाइएगा, वाटर नहीं है, वहाँ पर वाटर की कमी है। यानी कि बहुत सारे गरीब ऐसे जहाँ पर रिसोर्स है ही नहीं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल जहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ये बांट देता है समाज को 2 भागों में, एक तरफ अमीर दूसरे तरफ गरीब, इनको बांट देता है। गरीबों के पास रिसोर्स पहुँच ही नहीं पाता है, अमीरों के पास रिसोर्स का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है, लार्ज स्केल पर। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी सेकंड में समझा रहा है यहाँ पर। अब देखिए यही जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना बाबू, रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा हानि होता है हमारे इन्वायरमेंट पर भी, ठीक है। और इसका मैं एक टर्म यहाँ पर समझाता हूँ, जो रिसोर्स होते हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कौन, रिच लोग, और इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं, रिच लोग। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसे, गरीब लोगों को। जैसे एग्जाम्पल आज देखिएगा बड़े बड़े घरों में क्या है, एसी इस्तेमाल होता है ना, और इसी एसी का इस्तेमाल होता है आज बड़े लार्ज स्तर पर। तो इससे क्या होता है, बाहर में एसी के बाहर काफ़ी गर्म हवा निकलती है। ये गर्म हवा जो निकलती है क्या करता है, यही गर्म हवा हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करने लगता है। जैसे आप फ्रिज जो घर में इस्तेमाल करते हो, तो पहले ज़माने में फ्रिज में इस्तेमाल होता था CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
अब इसके जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता था, जो ओजोन होता था इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक था। लेकिन हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो इस पर हम लोगों ने लाया, मतलब कि इसको छोड़कर हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया। ये ग्रीन हाउस गैस है गाइस, ये ओजोन को नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, बट ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। तो आज क्या है, गरीब लोग तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका नुकसान किस पर पहुंच रहा है, गरीब लोगों पर। मैं यहाँ पर अपने तरफ से इस चीज़ को समझा रहा हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर NCERT कह रहा है कि इसका जो इस्तेमाल आप लोग जो इंडिविजुअल कहीं ज़्यादा करते हैं, इससे इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर पड़ रहा है। जो मैंने भी समझाया सेम यही चीज़ इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर पड़ रहा है, ठीक है। आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए यहाँ पर आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको कहते हैं सतत विकास। मैं लिख देता हूँ, ठीक है गाइज, सतत विकास। अब समझिए, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, अपने स्तर पर समझिएगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि हम अभी जो भी वस्तु या जो भी मिनरल्स या जो भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसे इस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि वो आने वाले समाज को भी अवेलेबल हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आयरन का, लोहा। हम आयरन का इस प्रकार एक्सप्लॉयटेशन करें, चाहे पेट्रोल इस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी को भी इसका अवेलेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि आज से 2000 साल पहले, 200 साल पहले पेट्रोल नाम का कोई ऐसा चीज़ होता था जो लोग इस्तेमाल करते थे गाड़ी चलाने में, और उस समय तक अवेलेबल ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रकार रिसोर्स का इस्तेमाल करना है ताकि सभी लोगों को इस्तेमाल हो, मतलब आज के प्रेजेंट लोगों में भी इसका नीड पूरा हो जाए और आने वाले फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल हो सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप इस डिफिनेशन को याद रखिएगा गाइस। ये डिफिनेशन आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम देगा। जैसे एग्जांपल, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। देखिए मैंने ये चीज़ आपको समझाया, यानी कि ये इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना हम इस प्रकार विकास करें ताकि आज जो भी हमारा प्रेजेंट में समाज है उसकी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसको समझिएगा, 1992 में ये अर्थ समिट हुआ था, जून 1992। सबसे पहले ये डेट याद रखिएगा गाइस, MCQ में ऐसे डेट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, CBSE बोर्ड और नॉर्मल में भी। देखिए सबसे पहले रियो डी जेनेरियो है कहाँ पर, ये ब्राज़ील में है। ये पहला, देखिए जहाँ पर फर्स्ट आ जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी कि ये पृथ्वी सम्मेलन इसको हिंदी में कहते हैं। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। किस लिए था, रिसोर्स का काफ़ी ज़्यादा तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इससे काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही थी, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, बंजर भूमि हो रही थी, पेड़ों को काटा जा रहा था, जिस कारण से इस प्रकार की सबमिट करने पर जहाँ पर 100 से ज़्यादा देश आते हैं और वो क्या करते हैं, एजेंडा 21 अपनाते हैं, यानी कि 21st सेंचुरी में हम किस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एजेंडा 21 लाया गया था, जो यहाँ पर बताया गया गाइस, ठीक है, समझ गए इसी चीज़ को। यहाँ पर गाइस याद रखिए कि रियो डी जेनेरियो में 3 संस्थाएं बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन। मैं उसका नाम लिख देता हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट आपको पढ़ना नहीं है। ये किससे रिलेटेड, फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ना, क्लाइमेट चेंज जितने भी होते हैं, जितने भी क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है उनसे रिलेटेड कौन है, UNFCCC। ओके गाइस, एक आता है UNCBD, यहीं पर बना था, ठीक है। तीसरा क्या बना था, UNCCD, ये डिजर्टिफिकेशन से था। ये बायोलॉजिकल जो भी डैमेजिंग होता है उससे रिलेटेड था, ये क्लाइमेट चेंज से था, ठीक है गाइस। चलिए इसके बारे में उतना ज़्यादा अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है आपको। एजेंडा 21 मैंने बता दिया आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आज शाम को आपको मिल जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग से 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसका नोट्स मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई करके भेजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे हाई करके भेजिए। इसका नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो गाइस इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही जल्दी इस पर बहुत अच्छे NCERT के वीडियो मिलेंगे जो आपके CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ आपके अदर एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।